अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 6b को, जो कि आपकी बुक D3 की एक एक्सरसाइज है। और इससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ग्रेडियंट लेने का तरीका सीखा था। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास एक सवाल है, इजीएस्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपने लेंथ मालूम करनी है एक लाइन सेगमेंट की जिसके दो कनेक्टिंग पेयर्स आपके पास मौजूद हैं। दैट मस्ट बी वन ऑफ देम इज अ मस्ट बी इनिशियल पॉइंट व्हाइल द अदर वन इज टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे? हम इसमें पार्ट डी सॉल्व करेंगे तुम्हारी बुक का। और पार्ट डी क्या कह रही है? इन ऑर्डर टू फाइंड लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड। मैथमेटिकली वी कैन राइट डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर होता है डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कीप दिस थिंग इन योर माइंड के डिस्टेंस फॉर्मूला की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। आगे बढ़ते हैं। In the above question, we have two coordinates as mentioned below. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं। कौन कौन से जरा देख लो। g कोऑर्डिनेट है -10, 2, मतलब इसका x कंपोनेंट -10 के बराबर है, y कंपोनेंट 2 के बराबर है। और दूसरा पॉइंट मेरे पास h है, इसका x कंपोनेंट -4 के बराबर है, जबकि y कंपोनेंट -7 के बराबर है। देख लीजिए, अब मैंने इन वैल्यूज को, इन पॉइंट्स को उठाकर एज इट इज डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा? क्योंकि मैं g और h के दरमियान की लेंथ मालूम कर रहा हूं, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला की जगह अब gh लिख दिया। और ये जो आपको मॉड का साइन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये मॉड का साइन आपको ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब स्टार्ट करते हैं। x2 माइनस x1 का मतलब -4 माइनस इंटू -10 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -7 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस और -10 आपस में मल्टीप्लाई होकर +10 हो जाएंगे। सिचुएशन क्या बन जाएगी? -4 + 10 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर -9 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे +4 -10 +6 के बराबर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर एंड फर्दर 6 का स्क्वायर 36 के बराबर, 9 का स्क्वायर 81 के बराबर। सिचुएशन आपके पास आ गई GH इक्वल्स टू √117। अब सवाल ये है कि क्या मुझे इस सवाल को यहीं छोड़ना है? देखो, अगर तुम पेपर 1 में इस सवाल को सॉल्व कर रहे हो जहां तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो तुम इस सवाल को यहीं रोक सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर अलाउड है तो तुमने इसको लाजमी तौर पर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है, लाजमी तौर पर। ठीक है, सो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें हमारे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए। उन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करवाया और हमारे पास डिस्टेंस आ गया। समझने की बात क्या है, जिस कोऑर्डिनेट के x को तुम x1 कंसीडर करोगे, उसी कोऑर्डिनेट के y को तुम्हें y1 कंसीडर करना पड़ेगा। ये बात मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, क्योंकि बच्चा यहाँ गलती करता है। और आज उन टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जहां गलती करने के चांसेस कंपैरेटिवली हाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 2, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A P, 0 and B 0, P is 10, find the possible values of P। इससे पहले हम लोगों ने दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से डिस्टेंस मालूम किया था। अब मेरे पास डिस्टेंस तो मौजूद है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स के कुछ पॉइंट अननोन है, उनको मैंने वेरिएबल p से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा। बस अब मेरे पास जो वैल्यूज हैं, नोन वैल्यूज हैं, वो चेंज हो जाएंगी। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? इन दिस क्वेश्चन वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, दैट इज 10। A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 के बराबर है। वी नीड टू फाइंड द अननोन पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, जो कि जिनको मैंने p से मेंशन किया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर गिवन बिलो। A का कोऑर्डिनेट है p, 0, B के कोऑर्डिनेट है 0, P। इनमें से A को मैं x1 y1 कंसीडर कर लेता हूं, B के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 कंसीडर कर लेता हूं। आप डिस्टेंस फार्मूला के फॉर्मूले में इसको पुट करवाइए। तो डिस्टेंस फार्मूला, अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं पॉइंट A और B के दरमियान, तो मैंने इसको AB से रिप्रेजेंट कर दिया। तो mod ऑफ AB इक्वल्स टू अंडर रूट 0 माइनस p का होल स्क्वायर। 0 माइनस p का होल स्क्वायर क्यों? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 मतलब p माइनस 0 का होल स्क्वायर। और AB डिस्टेंस कितना मेरे पास मौजूद है सवाल में? 10। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में AB की जगह 10 लिख दिया। तो 10 इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस p का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, सिचुएशन बन जाएगी 10 इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। बेसिस सेम, बेसिस की पावर भी सेम, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 इक्वल्स टू अंडर रूट 2p स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो तो तुम्हारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी जनाब? 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2p का स्क्वायर, या 100 इक्वल्स टू 2p का स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा।
2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 100/2। 100/2 का मतलब क्या हो गया जनाब 50, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो इट विल गिव यू द हाफ वैल्यू, तो 100 की हाफ वैल्यू 50 के बराबर हो गई, मतलब पी स्क्वायर इक्वल्स टू 50। पी स्क्वायर और 50 दोनों को अंडर रूट ले लोगे, क्योंकि तुमने पी की वैल्यू मालूम करनी है, तुमने पी स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं करनी, तो तुम्हारे पास एक वैल्यू पॉजिटिव में और एक वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, दैट इज +-5√2। अब अगर वही बात अगर तुम पेपर 1 में सॉल्व कर रहे हो तो तुम इस सवाल को यहीं क्लोज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम P2 में सॉल्व पेपर 2 में सॉल्व कर रहे हो तो लाजमी तौर पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होगा, उसमें तुमने इसकी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये हमें पता है कि जनाब जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो अंडर रूट के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव में वैल्यू आती है और एक नेगेटिव में वैल्यू आती है। इस चीज को भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब तक हमने क्या सीखा, कोऑर्डिनेट्स की मदद से डिस्टेंस निकाल लिया, फिर डिस्टेंस की मदद से अननोन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, given that the coordinates of the points P and Q are -2, 6 and 9, 3 respectively, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स है -2, 6 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 9, 3। आपने क्या मालूम करना है, the coordinates of the point R, एक पॉइंट मेरे पास R मौजूद है, that lies on the y axis, और ये पॉइंट R y axis के ऊपर लाई कर रहा है। y एक्सिस के ऊपर अगर कोई चीज लाई कर रही होती है तो इसका मतलब उसकी x की वैल्यू 0 हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सच दैट PR इक्वल्स टू Q1। अब जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि अगर आपसे एक पॉइंट के बारे में पूछा जाए, दैट मस्ट बी लाई अबव, बिलो, अपॉन, इन तमाम वर्डिंग की बात है तो इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा, उस लाइन के ऊपर या नीचे कहीं लाइन कर रहा, लाई कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स की वीडियो अगर तुम देखोगे तो वहां पर बहुत सारे की पॉइंट्स इस तरीके से मौजूद हैं। तो पॉइंट आर एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पी आर और क्यू आर, मतलब अगर मैं पी आर का डिस्टेंस मालूम करूं और क्यू आर का डिस्टेंस मालूम करूं तो इन दोनों के डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रहेंगे। और एक आसानी उन्होंने मेरे लिए क्या कर दी कि पॉइंट आर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अब जरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। In this question we are provided with the 2 points, that is P, that is -2, 6, मतलब P के coordinates है -2, 6, Q के coordinates है 9, 3। In part A, a condition is provided in which you need to find the coordinate of a point R which is equidistant from point P and Q and lies on y-axis। आपने पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं जो कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जितना डिस्टेंस R का P तक से है उतना ही डिस्टेंस R का Q तक भी है। So one more information which you can get from the question is that x coordinate of r is 0। इस r का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा होता है तो बेसिकली वो उसका y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0। तो अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब इससे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो r कोऑर्डिनेट्स के मुझे आधे कोऑर्डिनेट पता चल गए कि जनाब इसका x कंपोनेंट तो 0 है, y कंपोनेंट मैंने मालूम करा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। So now according to the given condition find the distance between PR। mathematically we get, हम लोगों ने क्योंकि सवाल में गिवन है कि PR और QR बराबर है तो पहले PR का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PR का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा जनाब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। P और R की वैल्यूज क्या क्या है जरा देख लेते हैं। देखो मैंने इसको x2 y2 कंसिडर कर लिया और R के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर कर लिया। तो -2 -0 6 -1 इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 - 0 इक्वल्स टू -2, 6 - y का होल स्क्वायर अभी मैं एज इट इज रहने देता हूं। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, -2 का स्क्वायर तो 4 के बराबर हो गया, जबकि 6 - y का होल स्क्वायर मैंने एज इट इज रहने दिया। फिर मैंने 6 - y के होल स्क्वायर को a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की मदद से ओपन कर दिया। अब ये a - b का होल स्क्वायर, ये जो आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक के अंदर इजीली मिल जाएंगी, वीडियोस अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए। तो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से जब आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर -2ab का मतलब 2
2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय वाई लाइक दिस, और b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। तो मैंने इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 एज इट इज आ गया, 6 का स्क्वायर 36 के बराबर है, -2 इंटू 6 इंटू वाई -12y के बराबर हो गया, जबकि y स्क्वायर एज इट इज रहा। फाइनली मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई जनाब कि पी आर की लेंथ बराबर हो गई 4 + 36 = 40 -12y + y स्क्वायर। सो पी आर की वैल्यू तो आप लोगों ने यहां तक कैलकुलेट कर ली। अब इसी तरीके से तुम लोगों ने क्यू आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो क्यू आर में अब तुम क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। क्यू आर में तुमने इसको x2 y2 कंसिडर कर लिया, r के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर कर लिया, x2 - x1 y2 - y1 मतलब 9 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, 9 - 0 9 के बराबर, 3 - y का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो जनाब 9 का स्क्वायर 81 के बराबर प्लस 3 - y के होल स्क्वायर को मैंने a - b की अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ओपन कर लिया। तो इक्वेशन क्या बन गई, 3 का स्क्वायर -2 × 3 × y + y स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 स्क्वायर 9 के बराबर, -2 × 3 × y -6y के बराबर हो जाएगा। और फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद सिचुएशन क्या आ जाएगी, क्यू आर का डिस्टेंस बराबर हो गया √90 - 6y + y स्क्वायर के बराबर। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने मौजूद है। अब क्या हुआ, सिचुएशन क्या कह रही है, पी आर और क्यू आर दोनों बराबर है, तो जनाब दोनों को कंपेयर कर दीजिए। दोनों को कंपेयर करेंगे तो सिचुएशन क्या आ गई मेरे पास, √40 - 12y + y स्क्वायर इक्वल्स टू √90 - 6y + y स्क्वायर। अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक इनके ऊपर का अंडर रूट कैंसिल ना हो जाए। तो अंडर रूट कैंसिल करने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर लिया जनाब तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और सिचुएशन क्या बन गई, 40 - 12y + y स्क्वायर इक्वल्स टू 90 - 6y + y स्क्वायर। आपने सारी वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि आपके पास सिमिलर वैल्यूज आ जाए। तो सिचुएशन क्या बन गई, 40 - 12y + y स्क्वायर तो एज इट इज रहा, प्लस 90 वहां जाकर -90 - 6y इक्वल्स टू उस तरफ जाकर +6y + y स्क्वायर इक्वल्स टू दूसरी तरफ जाकर -y स्क्वायर। -y स्क्वायर + y स्क्वायर तो हो गया कैंसिल। सिचुएशन क्या बन गई, 40 - 90 बराबर हो गया -50 के, -12y + 6y बराबर हो गया -6y के। क्योंकि आपने y की वैल्यू मालूम करनी है तो -50 वहां जाकर +50 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब -6y इक्वल्स टू 50। y की वैल्यू मालूम करनी है, ये -6 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 के पास जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 50/-6 और 50/-6 बराबर हो जाएगा -25/3 या -8.33 के। अब देखो इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, पी क्यू आर अपनी जगह इंटेक्ट है। अब आपको एक और पॉइंट दे दिया गया है दैट इज एस पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने का मतलब क्या है कि इसके वाई की वैल्यू तो हो गई 0, और ये भी इसी तरीके से लाई कर रहा है कि जितना डिस्टेंस पी से एस तक है उतना ही डिस्टेंस क्यू से एस तक है। तो आपने सिंपल प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करना है। बस वो वाला पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था, ये वाला पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। वो y एक्सिस पे लाई कर रहा था तो उसके x की वैल्यू 0 थी, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो पॉइंट s के y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास p और q के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, आपके पास एक पॉइंट S मौजूद है जो कि इक्वी डिस्टेंट है P और Q के साथ, और ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अब आपको ये भी पता है कि क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, जबकि x कंपोनेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। मतलब x के कोऑर्डिनेट मेरे S वैल्यू के कोऑर्डिनेट मेरे पास हो चुके हैं x, 0। ठीक है, 0 के भी रीजन क्या है, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सबसे पहले मुझे ps की वैल्यू मालूम करनी है। तो ps के डिस्टेंस मालूम करने के लिए मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा। सिचुएशन वही है, मैंने इसको x2 y2 कंसीडर कर लिया, इसको x1 y1 कंसीडर कर लिया, मतलब -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो -2 - 6 का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, जबकि 6 - 0 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखिए, अगर ब्रैकेट के अंदर -a - b का होल स्क्वायर की सिचुएशन आ गई है तो वो a + b के होल स्क्वायर की मदद से सॉल्व होगा। ये चीज भी आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वीडियो के अंदर इजीली मिल जाएगी, जाकर देखिएगा उसको। तो ये -2 - x का होल स्क्वायर बेसिकली बराबर हो जाएगा x + 2 के होल स्क्वायर के। तो 6 का स्क्वायर बराबर हो गया 36 के, x + 2 के होल स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b², मतलब x² + 2 × 2 × x + 2 का होल स्क्वायर लाइक दिस।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x का स्क्वायर के बराबर, 2 इंटू 2 इंटू एक्स 4x के बराबर, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर और 36 एज इट इज। एंड फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे तो PS का डिस्टेंस आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, सिमिलरली तुम लोगों ने QS का डिस्टेंस ही मालूम करना है। QS के डिस्टेंस के लिए भी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स 9 3 है, S के कोऑर्डिनेट्स x0 है, तो जनाब 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सिचुएशन बन गई 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, 9 माइनस एक्स a माइनस बी के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको भी आप a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में ओपन करोगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9x प्लस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 9 का स्क्वायर 81 के बराबर, 2 इंटू एक्स इंटू 9 18x के बराबर, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया और 9 एज इट इज आ गया। 81 और 9 ऐड हो जाएंगे तो आपके पास QS का डिस्टेंस आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 90। सिचुएशन क्या कह रही है, PS और QS बराबर है, तो आप इन दोनों को कंपेयर करवा दीजिए और कंपेयर कराने के साथ क्योंकि इनके ऊपर रेडिकल लगा हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए ताकि ये रेडिकल एलिमिनेट हो जाए। तो ये रेडिकल एलिमिनेट हो जाएगा, सिचुएशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 90। सारी वैल्यूज को मैं इक्वल्स टू के एक तरफ ले जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 तो एज इट इज रहा, एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x इधर आकर प्लस 18x प्लस 90 उधर जाकर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x प्लस 18x 22x के बराबर हो गया, प्लस 40 माइनस 90 माइनस 50 के बराबर हो गया, माइनस 50 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव 50 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है और 22 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको x को जो है वो आइसोलेट करना पड़ेगा, मतलब इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो 22x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 50 अपॉन 22। 50 अपॉन 22 को सिंप्लीफाई करोगे तो 25 अपॉन 11 या 2.27 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज तुम लोगों ने सीख ली कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The diagram shows triangle ABC with the vertices a minus 2, 1 and b 1, 1 and c 3, 4. Find the area of triangle ABC. Find the length of AC, giving your answer correct to 2 decimal places. अब देखो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये काम आप विदाउट कैलकुलेटर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके पार्ट ए को सॉल्व करता हूँ। पार्ट ए क्या कह रहा है, देखो ये तुम्हारे पास डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, इस डायग्राम को आप अपनी आसानी के लिए भी बना सकते हो, अगर आपके पास नहीं भी बनी हुई, वैसे तो यहाँ मौजूद है, अगर नहीं भी बनी हुई तो अगर तुम्हें जरा सा ग्राफ को प्लॉट करना आता है तो तुम इसको इजीली ड्रॉ कर दोगे, एंड इट विल हेल्प यू डेफिनेटली व्हाइल यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो जनाब वी नो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इस डायग्राम में परपेंडिकुलर हाइट मौजूद ही नहीं, तो मैं जब तक परपेंडिकुलर हाइट मालूम नहीं कर लूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम नहीं कर सकता। तो जरा देखते हैं। In this figure we don't have a perpendicular height as it must be of 90 degree. Perpendicular height लाजमी 90 डिग्री के बराबर होती है। ट्रिग्नोमेट्री को जब तुम जाकर पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखोगे तो उसमें स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट का फर्क मैंने बहुत क्लियरली जो है वो तुम लोगों को दिया है। तो जनाब हमें सबसे पहले एक 90 डिग्री या परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करनी है। सो इन दिस सिनेरियो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट बाय ड्रॉपिंग अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम द पीक ऑफ द ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल की पीक है C। C का मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। यहां से तुमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन का मतलब 90 डिग्री की लाइन नीचे की तरफ ड्रॉप करनी है, लाइक दिस। ठीक है जनाब, और ये तुमने कहां तक ड्रॉप करनी है, ये तुमने वहां तक ड्रॉप करनी है जहां तक ये ए बी के बिल्कुल सीध में ना आ जाए, लाइक दिस। ठीक है, ये देखो अब ये ए बी के बिल्कुल सीध में मौजूद है। इससे नीचे तक ड्रॉ कर भी लो तो वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुमने इसको यहीं तक ड्रॉ करना है जहां तक ये ए और बी के बिल्कुल पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब आगे देखते हैं। वी नीड टू मेजर द हाइट ऑफ दिस परपेंडिकुलर। हमें इस परपेंडिकुलर लाइन की जो है वो हाइट मेजर करनी है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अब हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स तो मौजूद हैं। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स कितने, 3,4, लेकिन ये इस ड्रॉपिंग लाइन जहां पर यहां पर ये आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स सवाल में कहीं गिवन नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको खुद निकालने पड़ेंगे।
ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। अब कैसे निकालोगे, ये तो तुम्हें पता है कि ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, तो अगर कोई बिल्कुल वर्टिकल लाइन होती है तो उसका x कंपोनेंट तो एज इट इज रहता है, मतलब इसका x कंपोनेंट तो 3 के बराबर ही है। ठीक है, y कंपोनेंट कैसे मालूम करोगे, उसके लिए इस लाइन को बिल्कुल सीध में देखो। मैंने तुमसे क्या कहा था, इसको वहां तक ड्रॉ करना है जहां तक a और b की लाइन में ना आ जाएगी। तो a और b किस जगह मौजूद है, a और b y एक्सिस पे 1 पर मौजूद है। तो इसका मतलब मेरे पास जो ये वर्टिकल लाइन का दूसरा पॉइंट है, इसका y एक्सिस भी 1 के बराबर हो जाएगा, लाइक दिस। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3,1। फिर से रिपीट कर दूं, आपने पीक से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहां तक ड्रॉप किया, जहां तक ये बेस की लाइन में ना आ गया। अब इस परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉप करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करने जरूरी हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे मालूम करोगे, जो परपेंडिकुलर पॉइंट का, जो कि C का x कोऑर्डिनेट है, वही इसका भी x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सीध में जब कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो जनाब उसका x कंपोनेंट कांस्टेंट हो जाता है। अब आप देख रहे हो कि C पे वैल्यू भी 3 के बराबर है और इस जगह भी वैल्यू 3 के बराबर है। y कंपोनेंट कैसे मालूम करोगे, मैंने क्या कहा था कि इस वर्टिकल लाइन को वहीं तक ड्रॉ करोगे जहां तक तुम्हारे पास बेस मौजूद है। तो बेस कहां मौजूद है, बेस y इक्वल्स टू 1 पर मौजूद है, तो इसका मतलब इसके y एक्सिस की वैल्यू 1 के बराबर हो गई। तो आपके पास C के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, आपके पास इस लाइन के टर्मिनेटिंग कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की हाइट मालूम कर सकते हो। जब इन दोनों की हाइट मालूम करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से करोगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने C की वैल्यू को x2 y2 कंसीडर कर लिया, इसको मैंने x1 y1 कंसीडर कर लिया। सो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिचुएशन क्या बन गई, ये तो 0 के बराबर हो गया, 4 माइनस 1 3 के स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इसकी लेंथ आ गई 3 के बराबर। यहां तक कोई परेशानी। अब आपने परपेंडिकुलर हाइट तो मालूम कर ली, एरिया मालूम करने के लिए आपके पास बेस भी होना चाहिए। अब इस ट्राइंगल के बेस को देखो, इस ट्राइंगल का बेस, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर हाइट इसको सेलेक्ट किया, तो अब मैं इसको ही बेस कंसिडर कर सकता हूं। अब मैं A और C को या B और C को बेस कंसिडर नहीं कर सकता। अगर आपने इसको परपेंडिकुलर हाइट कंसिडर कर लिया है, सो दिस वुड बी योर बेस। सो AB इज योर बेस इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो A और B की वैल्यू किस तरीके से मालूम करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। A और B की कहानी भी वही है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, मतलब -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सिचुएशन -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ गया +3 के बराबर। तो अब आपके पास बेस भी मौजूद है, आपके पास परपेंडिकुलर हाइट भी मौजूद है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में पुट करवाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। बेस की वैल्यू 3 के बराबर, परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू 3 के बराबर, सिचुएशन क्या हो जाएगी 9/2, दैट वुड बी इक्वल्स टू 4.5 यूनिट का होल स्क्वायर। तो आपने इस तरीके से 4.5 जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल था वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से अब तुम लोगों ने A और C की लेंथ मालूम करनी है। A और C की लेंथ मालूम करने के लिए तुम्हारे पास A और C के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, डिस्टेंस फार्मूला में पुट करो, इजीली सॉल्व कर लोगे। तो जनाब जरा निकाल लेते हैं। तो जनाब मैंने यहां पर क्या किया, A और C के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, मतलब -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर 25 के बराबर, -3 का होल स्क्वायर 9 के बराबर, अंडर रूट 25 प्लस 9 वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट 34। सो दिस वुड बी द लेंथ ऑफ AC। ठीक है, और क्योंकि उसने मुझसे कह दिया है जनाब कि मुझे जो है वो अंडर रूट 34 की वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालनी है, तो जब आप इस सिचुएशन को देखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5.84 के बराबर। ठीक है, क्योंकि क्लियरली मेंशन है तो ये काम आपको लाजमी तौर पर करना पड़ेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सी और पार्ट डी को देखते हैं। देखो सी में क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब तुम्हारे पास ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स तो मौजूद हैं, मैं डी को ऐसा किस जगह प्लेस करूं कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन जाए। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स लाजमी तौर पर बराबर भी हों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो मुझे पॉइंट डी को किसी ऐसी जगह प्लेस करना पड़ेगा कि सी डी और ए बी एक दूसरे के पैरेलल और बराबर हो, और ए डी और बी सी भी एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ही मेरे पास एक कंप्लीट या प्रॉपर पैरेललोग्राम बन सकता है। तो उसके लिए मुझे लाजमी तौर पर पॉइंट डी को ऐसी जगह प्लेस करना है। अब देखो किस तरीके से कहाँ प्लेस होना चाहिए। अगर मैं पॉइंट डी को कहीं पर भी ला कर दूं अपनी मर्जी से, तो पैरेललोग्राम उसी वक्त बनेगा। लेट्स से
मैंने इसको यहां प्लेस कर दिया। अब जितना डिस्टेंस C से D तक का होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस A से B तक का होना चाहिए लाजमी तौर पर, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और जितना डिस्टेंस A से D तक होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस B से C तक होना चाहिए। तो मैं इसको इजीली रूलर से कैलकुलेट करके ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से, जो कि इसका सोल्यूशन भी है, पॉइंट D यहां लाए होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट D जब यहां लाए हो रहा है तो A से D तक का डिस्टेंस B से C तक के लेंथ के बराबर है। देख लो तुम। सिमिलरली B से C तक की लेंथ A से B तक की लेंथ के बराबर है, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल लेंथ भी रखती है, मतलब जितना डिस्टेंस C से D तक है उतना ही डिस्टेंस A से B तक भी। तो दिस इज द मेथड। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। इसको तुम इजीली रूलर से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये कि तुम्हारे पास डिफरेंट शेप की प्रॉपर्टीज मौजूद होनी चाहिए, जैसे पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों और इक्वल भी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब पॉइंट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,4 लाइक दिस। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट डी की बात करते हैं। पॉइंट डी क्या कह रहा है जनाब, पार्ट डी में आपके पास एक पॉइंट मौजूद है, दैट इज के कोऑर्डिनेट्स हैं t,4 और एक ट्राइंगल बन रहा है के बी और सी की मदद से, जिसका एरिया है 12 यूनिट। आपने टी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर से देखो, टी के कोऑर्डिनेट्स हैं के कोऑर्डिनेट्स हैं t,4, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। इन दोनों के y एक्सिस बराबर है, c का y कंपोनेंट भी 4 के बराबर, k का y कंपोनेंट भी 4 के बराबर। इसका मतलब पॉइंट के इस जगह पर कहीं लाया करना चाहिए। क्यों? इन दोनों के y एक्सिस बराबर होने का मतलब है दे मस्ट बी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है कि ये एग्जैक्टली y कोऑर्डिनेट के 4th पॉइंट पर कहीं लाया कर रहा है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये लाए जो पॉइंट k कर रहा है वो इस जगह पर ही कहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लेट से अभी कंफर्म नहीं है, पॉइंट के इस जगह पर लाया कर रहा है। अगर वो इस जगह पर भी लाया कर रहा है तो B से K तक का डिस्टेंस 3 के बराबर ही होगा, जैसे हम लोगों ने पार्ट ए में किया था कि जनाब पीक से बेस तक का डिस्टेंस मालूम किया था। ठीक है, तो जनाब सिचुएशन क्या बन गई, आपके पास परपेंडिकुलर हाइट 3 के बराबर हो गई, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी पार्ट ए में सॉल्व कर लिया था। एरिया की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आपने बेस की वैल्यू मालूम करनी है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करवा दीजिए, एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। एरिया इक्वल्स टू 12, 1/2 कांस्टेंट है, बेस मेरे पास ck के बराबर है। ठीक है, और 3 जो है वो परपेंडिकुलर हाइट है। तो सिचुएशन क्या हो गई, ck इक्वल्स टू 24/3 इक्वल्स टू 8, मतलब आपके पास बेस की लेंथ 8 के बराबर आ चुकी है। यहां तक कोई परेशानी? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब तुमने क्या मालूम करना है, टी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। तो टी के कोऑर्डिनेट्स मालूम किस तरीके से करोगे, इट शोज दैट द लेंथ बिटवीन सी एंड के इज 8 यूनिट। नाउ वी नीड टू पुट इन डिस्टेंस फार्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ टी। अब मैं इसको डिस्टेंस फार्मूला में पुट करवाकर टी के दूसरे कोऑर्डिनेट मालूम करूंगा। लाइक देखो, मैथमेटिकली वी कैन राइट सी के इक्वल्स टू √3 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगाया है सी और के के दरमियान, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, मतलब 3 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सी के की वैल्यू हमने 8 के बराबर निकाली थी। सिंप्लीफाई करोगे, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस 8 बराबर हो जाएगा 3 माइनस टी के। ठीक है, यहां से ये इक्वेशन दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। जब ये दो हिस्सों में स्प्लिट होगी तो सिचुएशन किस तरीके से बनेगी, t इक्वल्स टू 3 माइनस 8 एंड t इक्वल्स टू 3 प्लस 8। सही है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो एक दफा t की वैल्यू -5 आ जाएगी, एक दफा t की वैल्यू पॉजिटिव 11 आ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ t कैन बी -5 और 11। सो इस तरीके से तुमने लेकर चलना है। बताने की बात क्या है, कोऑर्डिनेट्स को अगर जहन में रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पॉइंट के कहां लाए होना चाहिए। पॉइंट के कहां लाए होगा ये तो तुम्हें पता चल गया कि y एक्सिस c और k का बराबर है, तो किस जगह पर लाए होना चाहिए, x मालूम करना है। तो एक सवाल दूसरे सवाल से इंटरलिंक्ड है, जब सवाल को बहुत ध्यान से लेकर चलना है। ठीक है, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट a -1, 2, b 5, 2 and c 2, 5 are the vertices of an isosceles triangle. Also find the area of triangle ABC. Isosceles triangle क्या होता है, isosceles triangle एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर हो। तो दोनों साइड्स बराबर हो या ना हो, इसके लिए मुझे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम करना पड़ेगा। तो जनाब मैं इंडिविजुअली हर पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, लाइक मैंने सबसे पहले a और b के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो जनाब x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। सिचुएशन ये रही मेरे पास। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास a b की वैल्यू 6 के बराबर आ गई।
अब इसी तरीके से हम काम करेंगे बी और सी के दरमियान। तो जब आपने बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो सिचुएशन क्या बन गई, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बराबर हो गई √18 के बराबर। ठीक है, अब ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। जब ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, सिचुएशन आपके पास √18 के बराबर आ गई। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर है। कौन कौन सी, BC की लेंथ भी √18 आ रही है, AC की लेंथ भी √18 आ रही है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जनाब these are the vertices of an isosceles triangle with the help of distance formula। पार्ट में उसने क्या कहा है कि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मालूम करना है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला तो मालूम कर लिया, लेकिन मेरे पास परपेंडिकुलर हाइट नहीं है। और परपेंडिकुलर हाइट मालूम करने का तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, पीक से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो तुम्हारे पास पीक क्या है, सी मौजूद है। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास पीक सी मौजूद है तो यहां से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइक दिस। ये चीज समझ आ गई, परपेंडिकुलर हाइट आ गई, मतलब तुम्हारे पास लाइन आ गई। अभी तुमने इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो अब इसकी हाइट किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, देखो वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ सी दैट इज 2,5 क्वेश्चन में गिवन है। अब ये परपेंडिकुलर हाइट बेस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, बेस को ये कर रही है 2,2 को, 2,2 पर ये इस बेस को कट कर रही है। तो आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए इस परपेंडिकुलर लाइन के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करवाइए और आपके पास इस परपेंडिकुलर हाइट की लेंथ आ जाएगी। तो जनाब आपने C और इस कोऑर्डिनेट को आपस में जब डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करवाया तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 यूनिट्स के बराबर आ गया। तो अब आपके पास इसका परपेंडिकुलर हाइट भी आ चुकी है। परपेंडिकुलर हाइट आ चुकी है, बेस की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, बेस आपके पास AB के बराबर है। सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में पुट करवाइए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जनाब सिचुएशन क्या हो जाएगी, एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 18 दैट इज इक्वल्स टू 9 यूनिट स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका समझ में आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर की लेंथ मालूम करने का तरीका समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाय शोइंग दैट द पॉइंट P3,4 Q3,1 and R8,4 are the vertices of a right angle triangle, find the length of the perpendicular from P to QR। अब राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम का भी जिक्र जहन में जिक्र आ जाना चाहिए कि जनाब किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। तो ये मैंने सबसे पहले इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी ताकि मैं अपने काम को आसानी के साथ परफॉर्म कर सकूं। ठीक है जनाब, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, कंफर्म करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P और मैथमेटिकली वी गेट। अब अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट करनी है तो हर पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस तो मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं P और R के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेता हूँ। P और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है जनाब, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 8 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 4 का होल स्क्वायर वुड गिव यू द आंसर ऑफ 5। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने पुट करवा दिया, PR की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसी तरीके से मैं P और Q के दरमियान भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो P और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 minus 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 minus 4 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला है सीधा सीधा x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करोगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3 के बराबर। मतलब तुम्हारे पास PR की लेंथ 5 के बराबर है, PQ की लेंथ 3 के बराबर है। अब तुम लोगों ने QR की लेंथ मालूम करनी है तो जनाब सीधा सीधा आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। सो QR के लिए आप जब फॉर्मूला यूज करोगे तो 8 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, सिचुएशन आपके पास √34 के बराबर आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये तीनों साइड्स आ चुकी हैं इस ट्रायंगल की। अब आपने इनको पाइथागोरस थ्योरम में पुट करना है। जहन में ये रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज की जगह आप सबसे मेजर वैल्यू को यूज करोगे और यहाँ पर सबसे मेजर वैल्यू √34 है, क्योंकि √34 5.84 के बराबर होती है तकरीबन। ठीक है, बाकी परपेंडिकुलर की जगह और बेस की जगह बाकी दो वैल्यूज में से जिसको चाहो पुट कर सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज की जगह पुट होगी।
ठीक है, तो जनाब पाइथागोरस थ्योरम में पुट करवा देता हूं, अंडर रूट 34 का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 34 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, 34 इक्वल्स टू 34। इट कंफर्म्स के जनाब ये जो वर्टिसेस मेरे पास मौजूद है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की ही वर्टिसेस हैं, क्योंकि इन वर्टिसेस के डिस्टेंस फॉर्मूला ने पाइथागोरस थ्योरम को कंफर्म कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Hence it is proved that they are the vertices of a right angle triangle. Next part की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब क्या करना है, तुम लोगों ने लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P to QR मालूम करना है। अब ये एक नई चीज सीखोगे, वैसे तुम इसको प्रैक्टिस कर चुके हो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, लेकिन वहां तुम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया था। यहां क्या लिखा हुआ है, यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P to QR। तो सबसे पहले तुम्हें परपेंडिकुलर बनाना आना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाओगे जरा गौर से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, क्योंकि पॉइंट टू अ लाइन की बात आ रही है। परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन QR, ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है। फर्क जहन में रखना, अगर सिर्फ एक अल्फाबेट है तो वो पॉइंट होगा, दो अल्फाबेट है तो वो लाइन होगी। ठीक है, अब कैसे रखोगे, कैसे बनाओगे, प्लेस द प्रोट्रैक्टर, जिसको आप लोग डी भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको आप लाइन के ऊपर रखिए। लाइन कौन सी है, QR, मतलब आपने यहां पर डी रख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने उस डी की मदद से एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल पकड़ा और एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि P पे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, तो आपने लाइन पर रखा डी, लाइन से आपने डी की मदद से 90 डिग्री की एंगल 90 डिग्री का एंगल मालूम किया और उस 90 डिग्री के एंगल पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जो पॉइंट को कट कर दे, लाइक दिस। ठीक है जनाब, ये काम करना है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ यू हैव टू मेथड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन। आपके पास दो मेथड है। एक मेथड हम इससे पहले मालूम कर चुके हैं, कौन सा मेथड था, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या था कि जनाब किस जगह पर ये लाइन इसको कट कर रही है, ये परपेंडिकुलर लाइन कट कर रही है। तो मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स पहले से मौजूद है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद है, दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा लूं और इजीली हाइट मालूम हो जाएगी। लेकिन हर जगह तुम्हारे पास ग्राफ मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो मैं हर जगह ग्राफ वाला मेथड नहीं सिखाऊंगा, यहां पर हम एरिया वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्यों एरिया वाला मेथड यूज करेंगे, लेट्स से आपके पास ग्राफ मौजूद नहीं है और आपने सवाल सॉल्व करना है, अब तुम फंस जाओगे। ठीक है, जब ग्राफ नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट्स भी नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे तो फिर तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम एरिया मेथड की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो एरिया मेथड में हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, एरिया मेथड में हमारे पास बेस होनी चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए और मेरे पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं। अगर मैं पी क्यू को बेस कंसिडर कर लेता हूं तो पी क्यू की बेस हम लोग पहले ही मालूम कर चुके हैं 3 के बराबर। क्यू आर को मैं परपेंडिकुलर हाइट कंसिडर कर लेता हूं, इसकी वैल्यू भी मैंने 5 के बराबर मालूम कर लिया, तो मैं एरिया मालूम कर सकता हूं और इसका एरिया आ जाएगा 7.5 यूनिट स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया 7.5 यूनिट के बराबर है। अब यहां एक समझने की बात है, मैंने इस बेस और इस परपेंडिकुलर हाइट की एरिया की मदद से एरिया मालूम किया, एरिया कितना है 7.5 यूनिट स्क्वायर। अब अगर मैं इस बेस और इस परपेंडिकुलर हाइट की मदद से भी एरिया मालूम करूंगा तो आंसर यही आएगा। भाई शेप तो एक ही है ना, सिर्फ आप साइड चेंज कर अगर एरिया मालूम कर रहे हो तो एरिया की वैल्यू डिफरेंट थोड़ी हो जाएगी, एरिया विल रिमेन सेम। तो अभी हम लोगों ने मालूम किया नोन बेस और परपेंडिकुलर की मदद से एरिया की वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास एरिया आ गया। ठीक है, मेरे पास क्यू आर की लेंथ मौजूद है, क्योंकि अब मैं क्यू आर को बेस बनाने जा रहा हूं और मुझे इस परपेंडिकुलर की लेंथ मालूम करनी है। तो एरिया आपके पास 7.5 यूनिट स्क्वायर आ चुका है। क्यू आर जिसको आपने अब बेस बना दिया है, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस बेस के ऊपर ड्रॉ हो रही है, तो आपके पास बेस की वैल्यू मौजूद है क्यू आर की, दैट इज अंडर रूट 34, अभी हम लोगों ने प्रीवियसली मालूम की थी, और आपने सिर्फ इस परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू मालूम करनी है। तो जनाब इजीली आप इसको पुट करवा दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में। वी हैव द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज 7.5, वी हैव द बेस ऑफ the triangle that is QR that is equals to under root 34। बस मुझे परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो जनाब फॉर्मूले में पुट करवाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल 7.5 के बराबर है, 1/2 कांस्टेंट है,
बेस की वैल्यू √34 है, अभी प्रीवियसली मालूम किया था पार्ट ए में। परपेंडिकुलर हाइट मालूम करनी है, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5 इंटू 2 अपॉन 30 अपॉन √34, 7.5 इंटू 2 15 अपॉन √34, √34 5.83 के बराबर होता है, तो 15 अपॉन 5.83 विल गिव यू द आंसर ऑफ 2.57 यूनिट। इसका मतलब इस परपेंडिकुलर हाइट की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 2.57 यूनिट के बराबर। तो आपने परपेंडिकुलर हाइट मालूम करने के दो तरीके सीख लिए, एक ग्राफिकल मेथड जहां पर ग्राफ मौजूद हो तो सिर्फ ये मालूम कर लीजिए कि जनाब ये परपेंडिकुलर हाइट बेस को किस जगह पर कट कर रही है, कोऑर्डिनेट्स मालूम कीजिए, डिस्टेंस फार्मूला में पुट करवा दीजिए। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ मौजूद नहीं है तो फिर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से ही इस काम को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ये आपको हेल्प आउट करेगी काफी, ग्रेडियंट मालूम करने, डिस्टेंस मालूम करना अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। पास्ट पेपर से प्रैक्टिस कीजिए, कोई सवाल नहीं समझ में आया पूछिए, डेफिनेटली आंसर किया जाएगा, लेकिन काइंडली प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अलोन ये जो टॉपिक है ये 6 से 8 नंबर का आता है, और अगर ये कनेक्ट हो जाए ट्रिग्नोमेट्री के साथ तो फिर ये रेशो और बढ़ जाता है। तो आई बिलीव कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं इसको एक दफा फिर समझा दूंगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।